नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर शशिकेश कुमार गोंड है और मैं असिस्टेंट प्रोफेसर हूं बसंत कन्या महाविद्यालय संबद्ध काशी हिंदू विश्वविद्यालय के इतिहास विभाग में। आप सभी का स्वागत है मेरे कोर्स जिसका टाइटल है द इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न इंडिया और एंड ब्रिटिश राज। इसके 5वें मॉड्यूल में हम लोग हैं और इस मॉड्यूल का जो टाइटल है वो है डी इंडस्ट्रियलाइजेशन व्यूज एंड डिबेट्स ऑफ नेशनलिस्ट थिंकर्स, कॉमर्शलाइजेशन of agriculture, drain of wealth during the first half of 19th century। इसका ये पहला व्याख्यान है। इस पहले व्याख्यान का जो शीर्षक है वो है कंडीशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्रीज बिफोर द ब्रिटिश एरा। तो इस शीर्षक के थ्रू हम ये समझने की कोशिश करेंगे आज के व्याख्यान में कि कैसे जो भारत में जो डी इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रहा है ब्रिटिश इंडिया में उस या ब्रिटिश भारत में, उसके पहले भारत में की जो स्थिति है, मुख्य तौर पे अगर हम बात करें भारतीय जो उद्योग हैं, भारतीय उद्योगों की स्थिति क्या रही। क्योंकि जब हम उसके पतन की बात करते हैं तो उसके पतन की बात करने से पहले हमें यह जानना बहुत जरूरी है कि जो भारतीय उद्योग है उन भारतीय उद्योगों की स्थिति किस तरह से रही और फिर उसके बाद अंग्रेजी काल में अंग्रेजी नीतियों या और जिन कारणों की वजह से वो उद्योग ह्रास होते चले गए, उन परिस्थितियों की भी हम जब बात करेंगे तो उसके लिए अति आवश्यक यह देखना है कि भारतीय अर्थव्यवस्था अंग्रेजी शासन काल से पहले किस तरह की रही है। भारतीय अर्थव्यवस्था का मुख्य वो उद्योगों के संदर्भ में कि भारतीय उद्योग अंग्रेजी शासन के शुरुआत के पूर्व किस परिस्थिति में रहे थे और भारतीय उद्योग कितना महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे थे, न केवल भारत को सशक्त करने के लिए बल्कि अगर हम बात करें तो भारत के बाहर जिस तरीके से उनका योगदान है उन दृष्टिकोण से। तो अगर हम देखें भारत के संदर्भ में भारतीय अर्थव्यवस्था या भारतीय उद्योगों के संदर्भ में, तो हमें पता चलेगा कि भारत जो है वो अंग्रेजी समय की शुरुआत से पहले या अंग्रेजी शासन के पहले एक समृद्धशाली अर्थव्यवस्था वाला राष्ट्र हमें दिखाई देगा, जो अलग अलग क्षेत्रों में यहाँ अलग अलग तरह के उद्योग वो फल फूल रहे थे जिनको स्थानीय स्तर पे न केवल शासकों ने संरक्षण दिया था बल्कि भारतीय व्यापारियों और उनके लगन ने भारतीय व्यापार को समृद्ध बनाने की कोशिश की थी। यही कारण है कि अगर हम देखें जो भारत में 17वीं 16वीं शताब्दी में जो यूरोप के अलग अलग व्यापारिक कंपनियां हैं वो व्यापारिक कंपनियां भारत में आना शुरू होती हैं और उन व्यापारिक कंपनियों में से कई सारी ऐसी कंपनियां थी जिन्होंने आगे चल के भारत में अपना साम्राज्य स्थापित किया। भारतीय जो व्यापार था वो इतना समृद्ध था कि इसके विषय में कई बार जो रोमन लेखक हैं जो प्राचीन भारत के संदर्भ में बोलते हैं कि भारतीय व्यापारी और भारत का व्यापार और भारतीय वस्तुएं इतना लोकप्रिय है वहां पे कि उनका आयात रोमन साम्राज्य कर रहा है और बदले में भारत को स्वर्ण मुद्राएं दे रहा है। ऐसी स्थिति में दुनिया भर का सोना भारत में इकट्ठा हो रहा है। तो वो ये बताने की कोशिश कर रहे थे कि कैसे जो भारत का जो व्यापार है और भारतीय उद्योग है वो अब अपने समृद्धशाली परिस्थिति में दिखाई पड़ रहे हैं। तो ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण आयाम है वो भारतीय उद्योगों का, वो हमें स्पष्ट तौर से दिखता है न केवल प्राचीन भारत में, मध्यकालीन भारत में, इवन 18वीं शताब्दी में भी अगर हम देखें तो भारतीय उद्योग फल फूल रहे थे जब तक कि अंग्रेजी शासन नहीं आ गया। और उस दौरान तक भारत की अगर हम स्थिति देखने की कोशिश करें तो जो भारतीय परिस्थितियां हैं व्यापार के दृष्टिकोण से वो अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। अगर हम देखें तो जो भारतीय उद्योगों के बने हुए जो सामान है वो अलग अलग हिस्सों में उनकी मांग थी। तो वो मांग इसलिए थी क्योंकि भारतीय जो वस्तुएं हैं उन वस्तुओं की जो गुणवत्ता थी वो बहुत ही समृद्धिशाली गुणवत्ता थी जिनका उपयोग विश्व के हर एक कोने में होता था। इस तरह अगर हम 17वीं और 18वीं शताब्दी तक यह देखने की कोशिश करें तो हमें पता चलेगा कि जो विश्व अर्थव्यवस्था है उस विश्व अर्थव्यवस्था में भारत अपने व्यापार के माध्यम से कुल जो सकल घरेलू उत्पाद विश्व का हमें दिखता है अर्थव्यवस्था में उसका 23%, एक अध्ययन के मुताबिक 23% जो भारत है वो उस विश्व अर्थव्यवस्था को
एक तरीके से योगदान कर रहा था। तो 18वीं शताब्दी तक अगर हम भारतीय उद्योगों की परिस्थितियों को देखें तो वो अपने आप में एक समृद्धशाली परिस्थिति में दिखाई देगी, जब तक कि शोषणकारी ब्रिटिश व्यवस्था भारत में स्थापित न हो गई। तो ये अपने आप में एक बहुत महत्वपूर्ण तथ्य है, क्योंकि उस समय अगर हम देखें, जिस समय भारत में अंग्रेजी राज नहीं है और मुगल साम्राज्य अपने पतन की ओर है और दूसरी तरफ क्षेत्रीय शक्तियां हैं, बावजूद इसके बहुत सारे जो इतिहासकार हैं, खासतौर से अंग्रेजी इतिहासकार जो कंपनी की तरफदारी करते हुए दिखाई देंगे, वो बोलते हैं कि देखिए, भारत में 18वीं शताब्दी तो एक अंधकार का युग है, लेकिन वास्तव में अगर हम देखें तो वो अंधकार का युग नहीं दिखाई देता है, क्योंकि अगर वो होता तो भारत का व्यापार फल फूल नहीं रहा होता। अगर वो होता तो भारत 23% जो विश्व अर्थव्यवस्था है उसमें अपना योगदान नहीं दे पा रहा है। आज भी इवन भारत इतने बड़े पैमाने पे अगर हम देखें, इतना बड़ा प्रतिशत वो विश्व बाजार की अर्थव्यवस्था में शेयर नहीं करता है, जो ये दिखाता है कि भारत कितना एक ताकतवर व्यापारिक राष्ट्र था, जो दुनिया के अलग अलग हिस्सों में अपने लिए वस्तुओं के लिए अपने यहाँ से उपलब्ध जो बनाए गए सामान हैं उनके लिए काफी प्रसिद्ध हमें दिखाई पड़ता है। यही कारण था कि जो भारत का व्यापारिक जो जुड़ाव था, या जो भारत के व्यापारिक वस्तुएं थी, वो न केवल एशिया में बल्कि यूरोप और अफ्रीकी महाद्वीप में बड़े पैमाने पे हमें दिखाई पड़ती हैं, जहाँ जो भारत यहाँ से भेजता है। ये एक तरीके का एक बहुत ही महत्वपूर्ण, अगर हम देखें तो भारत की जो अर्थव्यवस्था है उस अर्थव्यवस्था का प्रभाव दिखाई पड़ता है। मुख्य तौर पे उसकी समृद्धि, और उसकी समृद्धि जो दिखाई पड़ती है वो यहाँ के जो कारीगर है, मुख्य तरफ से इस तरह के कारीगर जो अलग अलग वस्तुओं का न केवल निर्माण कर रहे हैं, बल्कि अगर हम देखें तो उन वस्तुओं की जो गुणवत्ता है और उनसे जुड़ी हुई परिस्थितियां हैं, उन परिस्थितियों को आगे तक वो ले जा रहे हैं। इसके साथ ही अगर हम साथ देखें तो भारतीय सूती वस्त्र जो उद्योग है और उनका वो एक बड़े पैमाने पे उत्पादन कर रहा है। इसके साथ ही साथ जो और विविध तरह के उद्योग हैं उनका जो है हमें समृद्धि उस समय तक दिखाई देती है, चाहे मेटलर्जी हो या यानी धातु वैज्ञानिकी, या अगर हम बात करें जो भारत का समुद्री व्यापार है उसका एक बहुत समृद्धशाली हिस्सा हमें दिखाई पड़ता है। इसलिए जो भारत में जो स्थिति है वो स्थिति इसलिए भी दिखाई पड़ती है क्योंकि भारतीय जो संस्कृति है उस संस्कृति में व्यापार, भारतीय संस्कृति के से जुड़े हुए जो शिल्प उद्योगों में लगे हुए शिल्पकार और अलग अलग तरह के विशिष्ट प्रकार के वस्तुओं का निर्माण करने वाले शिल्पी और उनकी कौशल कलाएं वो बहुत ही महत्वपूर्ण रही हैं पहले से ही, जिन्होंने भारतीय व्यापार को, भारतीय उद्योगों को समृद्ध बनाया, और वो भारतीय संस्कृति का एक बहुत ही गहराई से उनका जुड़ाव हमें दिखाई पड़ता है। मुख्य तौर पे अगर हम बात करें जो भारतीय शिल्पी हैं उनका और उनके द्वारा बनाई गई वस्तुओं का जिस तरीके से पूरे विश्व बाजार में मांग है वो हमें दिखाई पड़ता है। इसलिए अगर हम देखें इस समय तक 18वीं शताब्दी तक जो भारत की अर्थव्यवस्था है और भारतीय जो उद्योग है वो एक तरीके से आत्मनिर्भर दिखाई पड़ते हैं और वो कहीं से भी पीछे नहीं है। विश्व अर्थव्यवस्था में अलग अलग तरीके से अपने उत्पादों के माध्यम से, चाहे वो कपड़े का उत्पादन हो या अगर हम बात करें धातु से बने हुए जो उत्पाद हैं उनके, या अगर हम देखें इस तरह से उन तमाम वस्तुएं जो वैभव का प्रतीक है उनका उत्पादन बड़े पैमाने पे जो भारतीय कला की शिल्पी हैं वो उत्पादित कर रहे हैं, और यूरोप, एशिया और अफ्रीका तक जो भारतीय वस्तुएं हैं उनकी मांग स्पष्ट तौर से हमें दिखाई पड़ती है। तो हम देखेंगे कौन कौन से इस तरह की जो उद्योग थे जो समृद्ध अवस्था में उस समय 18वीं शताब्दी में काम कर रहे थे और अंग्रेजी शासन के बाद उनका क्षरण होना शुरू होता है, क्योंकि अंग्रेजी नीतियां ही ऐसा बनाई गई, जिसको हम अगले व्याख्यान में देखेंगे। जब व्यू औद्योगिकरण की बात करेंगे, डी इंडस्ट्रियलाइजेशन की बात करेंगे, उसमें ये साफ तौर पे हम देखेंगे। और इसीलिए ये बताना जरूरी है डी इंडस्ट्रियलाइजेशन बताने से पहले कि भारत कितना औद्योगिकृत था, भारत के उद्योगों की स्थिति क्या थी,
किस तरह से भारतीय उत्पाद और भारतीय अर्थव्यवस्था जो विश्व बाजार में अपना एक अमूल्य योगदान दे रहे थे, जिसपे अभी हमने बताया कि भारत में अलग अलग तरह के जो उद्योग हैं वो काम कर रहे हैं, चाहे वो कपड़ा उत्पादन के क्षेत्र में हो, चाहे अगर हम बात करें धातु उत्पादन के क्षेत्र में हो, धातु से बनी हुई वस्तुएं, और चाहे अगर हम देखें जो भारत का समुद्री व्यापार है वो कितना समृद्ध है, या भारत की जो अर्थव्यवस्था जो आत्मनिर्भर है, ग्रामीण, चूंकि भारतीय अर्थव्यवस्था का एक सबसे बड़ा हिस्सा ग्रामीण है, और ग्रामीण क्षेत्रों की जिस तरीके की अर्थव्यवस्था है वो आत्मनिर्भरी अर्थव्यवस्था थी, जो बगैर किसी बाहरी हस्तक्षेप के एक दूसरे की परस्पर निर्भरता के साथ वो चलती रहती थी। तो उसमें अब इन चीजों में हमें देखने की जरूरत है कि कौन कौन सी ऐसी उद्योग थे जो 18वीं शताब्दी में अपने समृद्ध अवस्था में दिखाई पड़ते हैं। उसमें अगर हम शुरू करें भारत में कपड़ा उद्योग से, तो वो एक बहुत ही समृद्धशाली उद्योग माना जाता था, और वास्तव में दुनिया के देशों में या दुनिया के व्यापार में भारत इस तरह का एक देश दिखता है जो अपने कपड़े के उत्पादन, उसकी गुणवत्ता और साथ ही साथ उसकी विविधता के लिए पूरे विश्व में प्रसिद्ध था। यही कारण है कि भारत एक बहुत बड़ा निर्यातक था, विश्व के अलग अलग हिस्सों में कपड़ों को न केवल बुनने बनाने बल्कि उसकी अलग अलग गुणवत्ता वाले कपड़ों का निर्माण करने को लेके। और यही कारण था कि सबसे बड़े पैमाने पर 18वीं शताब्दी में अगर हम देखें तो यूरोप में भारत के बने हुए वस्त्रों की मांग भारी संख्या में दिखाई देगी। तो इस तरीके से अगर हम देखें तो जो भारत के अलग अलग क्षेत्र हैं, उन क्षेत्रों में ये जो उद्योग है वो पूरी तरह से फलता फूलता दिखाई देगा, जिनमें बंगाल है, गुजरात है, जहां से इन चीजों का एक्सपोर्ट होगा और उनका निर्माण होगा या निर्यात होगा। फिर को दक्षिण भारत में कोरमंडल जो तट है, उन तटों का से भारी संख्या में जो भारतीय वस्त्र है उन वस्त्रों को भारत के बाहर भेजा जाएगा। मुख्य तौर पे सबसे विशुद्ध और तरीके से तैयार किया गया बेहतरीन जो भारतीय कपड़ा है, अगर हम कहें कि शुद्ध जो सूती वस्त्र है, उतने अच्छे सूती वस्त्र दुनिया के और किसी भी देश में नहीं मिल रहे थे जितना भारत के कारीगर उस समय बना रहे थे। और मुख्य तौर पे अगर हम देखें तो उसमें ढाका से बनने वाला मलमल एक बहुत ही सुंदर तरीके की कारीगरी का प्रतिनिधित्व करता है, जो पूरे विश्व में विख्यात था और इसकी मांगे थी। इसके अलावा जो अलग अलग छापे वाले वस्त्र थे, छीट वाले वस्त्र थे, यानी अलग अलग रंगों के, अलग अलग तरह के उनके डिजाइन के और अपनी विविधता को लिए हुए वो बड़े पैमाने पे उसका उत्पादन छीट वाले वस्त्रों का आंध्र प्रदेश से होता था। उसी तरह से मलमल का एक बड़ा उत्पादन का केंद्र ढाका था, जहां इस तरह के वस्त्रों का जो है न केवल निर्माण होता था बल्कि इतने सुंदर कारीगरी से उनको बनाया जाता था कि दुनिया का और कोई देश उसके सामने टिक नहीं सकता था। अगर हम बात करें भारत के कपड़ा उद्योग के बारे में, जिसको हम टेक्सटाइल्स इंडस्ट्री के नाम से जानते हैं, उसके साथ ही अगर हम देखें विश्व मार्केट में जो इसकी जो डिमांड थी वो मुख्य तौर से, जैसा कि मैंने बताया कि जो इसके बनाए जाने के तरीके हैं उसमें, चूंकि इसकी गुणवत्ता बहुत अच्छी थी, इसमें अलग अलग तरह से डिजाइन बनाए जा सकते थे, और इसके साथ ही साथ ये कपड़े बहुत ही आरामदायक और मुलायम होते थे, जिनको पहनने के बाद जो है जो उपभोक्ता है वो काफी संतुष्ट महसूस कर रहा था। तो ऐसी स्थिति में इस तरह के बड़े वस्त्र अगर हम देखें तो केवल वो भारत में ही नहीं आंतरिक तौर पे इस्तेमाल किए जा रहे थे, बल्कि बड़े पैमाने पे भारत के बाहर जो यूरोप है, अफ्रीका है, उन देशों को भारत जो है, या एशिया के अलग अलग क्षेत्रों में भारतीय जो सूती वस्त्र उद्योग है, रेशम वस्त्र उद्योग है, उनका बड़े पैमाने पे निर्यात किया जा रहा था। तो ये एक बहुत समृद्धशाली उद्योग के तौर पे हमें दिखाई पड़ता है कि कैसे जो भारतीय उद्योग है, कपड़े का उत्पादन करने वाला जो उद्योग है, वो अपने समृद्धशाली स्थिति में था। तभी तो भारत विश्व अर्थव्यवस्था का 23% जो है वो क्या कर रहा है, योगदान दे रहा है। तो ऐसी स्थिति में अगर हम देखें तो टेक्सटाइल्स का ही जो दूसरा हिस्सा है वो सिल्क या रेशम के वस्त्र का है, जिसके लिए सबसे फेमस जो जगह थी वो थी बंगाल का मुर्शिदाबाद, जहां से बड़े पैमाने पे इस तरह के
वस्त्र रेशम के वो बनाए जाते थे। और एक तरीके से जो भारतीय कारीगर थे, जो बुनकर थे, वो इतने ज्यादा कौशलपूर्ण कार्य कर रहे थे, जिनके कौशल के सामने या उनकी बनाई गए वस्त्रों के सामने दूसरा कोई और नहीं टिकता था। और उनके वस्त्र इतने खूबसूरत तरीके से बने होते थे कि विश्व बाजार में उनकी मांग अत्यधिक होती थी। इतना ज्यादा होता था कि उनको समय लेके इसके लिए बनाना पड़ता था। और कई बार तो इसके चलते उनको बहुत अधिकतम, अगर हम देखें तो मूल्य वो दे रहे हैं, या उनसे रिलेटेड जो मूल्य हैं उन मूल्यों को वो प्राप्त कर पा रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में अगर हम देखें तो जो भारत में चाहे वो सूती वस्त्र बनाने वाला हस्तशिल्पी या बुनकर हो, या चाहे भारत में रेशम वस्त्र बनाने वाला हस्तशिल्पी या बुनकर हो, उसके द्वारा बनाई गए जो वस्तुएं हैं और जो कपड़े हैं वो पूरे यूरोप में जो है प्रसिद्ध हैं। और उनकी मांग हमें साफ तौर पे दिखाई देती है, क्योंकि जो भारत के कपड़ा है जो वो बहुत ही सुंदर तरीके से बनाया जाता था। और उसमें जो है वो स्पष्ट तौर से जो एक कौशल है, मुख्य तौर पे अगर हम देखें उसके बनाए जाने का, और जो उसमें अलग अलग तरह की विविधता है, वो विविधताएं साफ तौर पे हमें दिखती है भारतीय वस्त्रों का, जिसका पूरे विश्व में एक बड़े पैमाने पे उनका जो है निर्यात वो भारत कर रहा था। भारत के अलग अलग जो बंदरगाह हैं, केवल पूर्व या पश्चिम के नहीं बल्कि दक्षिण भारतीय क्षेत्रों से भी इनका निर्यात हो रहा है। जब अंग्रेज पहली बार भारत आते हैं और जिस तरीके से वो भारत में अपना अलग अलग तरह से नीतियों का निर्माण करते हैं और भारतीय वस्त्र उद्योग के मुनाफे को वो देखते हैं, तो उनको लगता है कि इस पे किसी भी तरीके से नियंत्रण किया जाए। कई सारे ऐसे अंग्रेजी इतिहासकार हैं जो इस बात को अपनी किताबों में स्पष्ट तरीके से लिखते हैं कि कैसे इंग्लैंड में इस्तेमाल किए जाने वाले जो सोफे हैं उनके उनके ऊपर पड़े हुए चादरें, या बेडरूम में या शयन कक्ष में टंगे हुए पर्दे, बेडशीट्स या तकियों के गिलाफ या इवन रुमाल तक, वो सब भारतीय वस्त्रों के द्वारा बने होते थे। और ब्रिटेन के बहुत बड़े आबादी जो है वो भारतीय वस्त्रों का उपयोग कर रही थी। और भारतीय वस्त्र जो इंग्लैंड में जा रहे थे, उसके चलते इंग्लैंड एक बहुत बड़ा मूल्य भारत को चुकाता था, क्योंकि भारत से वो सभी चीजें निर्यात होके जाती थी। तो इस तरह से अगर हम देखें तो भारतीय जो वस्त्र उद्योग था उस समय, वो एक समृद्धशाली अवस्था में दिखाई पड़ता है, जिसके कपड़े केवल यूरोप नहीं जा रहे हैं बल्कि दक्षिण पूर्वी एशिया, चाइना और साथ ही साथ जो अरब जगत है उस उन जगहों पे भी, यानी मध्य एशिया के भूभाग तक भी भारत का जो वस्त्र है वो फैला हुआ था। इसके अलावा अगर हम बात करें तो जो भारत में धातु विज्ञान और धातु की कारीगरी हमें दिखाई पड़ती है, मेटल वर्क, वो भी अपने एक समृद्धशाली परिस्थिति में दिखती है, मेटल और माइनिंग। क्योंकि भारत एक संसाधन संपन्न देश है, जहां हर एक तरह के जो प्राकृतिक अगर हम कहें जो संसाधन है वो हमें मिलते रहे हैं प्राचीन समय से ही। चाहे वो लोहा हो, चाहे अगर हम बात करें और दूसरे तरह के जो खनिज हैं, उन खनिजों की, केवल आयरन या लोहे की ही नहीं, अगर हम बात करें तांबा की, अगर हम बात करें ब्रॉन्ज की या कांसे की, या अगर हम बात करें जिंक, जिनसे मिला के अलग अलग तरीके से अलग अलग किस्म के धातु के जो मजबूत, अगर हम कहें जो उत्पाद थे वो बनाए जा रहे थे। तो टेक्सटाइल्स या कपड़ा उद्योग के साथ साथ अगर हम देखें तो भारत में जो भारत का लौह उद्योग और जो खनन उद्योग है, खनन उद्योग भी एक अपने समृद्धशाली परिस्थिति में दिखाई देता है। भारत अलग अलग देशों को इससे बने हुए उत्पाद भेजता है या उनका निर्यात कर रहा था। इसका मतलब यह है कि भारत जो है खनन करना की तकनीक जानता है, खनन के साथ साथ उसकी तकनीक इतनी समृद्ध थी कि वो इतना यहाँ के जो कारीगर थे उनको पता था कि कितनी मात्रा में किस तरीके से कैसे अगर हम धातुओं के अलग अलग मिश्रण बनाएं
तो वो धातु किस रूप में परिवर्तित होकर निकलेगी। यही कारण है कि भारत की जो बनाई जाने वाली स्टील है वो इतना ज्यादा समृद्ध हुआ करती थी, या उसकी गुणवत्ता इतनी अच्छी होती थी कि यूरोप में जो तलवार बनाने वाले जो कारीगर थे वो इसका इस्तेमाल करते थे, और भारतीय धातु की जो बना हुआ स्टील था उसकी मांग पूरे विश्व में और मुख्य तौर पे यूरोप में हमें दिखाई पड़ता है, जो इस बात का प्रमाण है कि कैसे जो भारत का धातु और खनन उद्योग है वो अपने उसकी तकनीक और उसके कारीगरों का कौशल वो इतना समृद्धशाली है जिसका विश्व में कहीं और तुलना नहीं है, और बड़े पैमाने पे भारत जो है इसका निर्यात कर रहा है। भारत के अलग अलग हिस्सों में अगर हम देखें तो ये जो लौह अयस्क हैं या जो धातुएं हैं वो निकाली जा रही थी, जैसे राजस्थान हो गया, या अगर हम कहें मध्य भारत का जो हिस्सा हो गया, बिहार हो गया, झारखंड हो गया, इन क्षेत्रों से बड़े पैमाने पे इससे संबंधित जो कच्चे माल हैं उनको निकाला जाता था। फिर उसके बाद उनको अलग अलग विधियों के माध्यम से गलाया जाता था, मिश्रण तैयार किया जाता था, और उसके बाद जो है उसको विश्व बाजार में भेजा जाता था, जिसमें से मैं अभी बताया कि जो भारत में बनने वाला स्टील है वो कितने सुंदर तरीके से तैयार किया जाता था, अलग अलग धातुओं के मिक्स को बना के और उसमें सबसे मिश्रण को बना के। जिसमें सबसे महत्वपूर्ण बात है, इसका एक अच्छा उदाहरण प्राचीन भारत में हमें दिखता है, मेहरौली लौह स्तंभ, जो आज जिसमें आज भी किसी भी तरह का रस्ट या जंग नहीं है, और इतने वर्षों के बाद भी वो उसी तरीके से खड़ा है, जिसपे जिंक की एक बहुत पतली लेयर चढ़ाई है भारतीय जो कारीगर है उन कारीगरों ने। और उसके बाद हमें दिखता है कि कैसे जो है ये सब भारत के एक कुशल या कौशल परक जो हस्तशिल्पी हैं उन लोगों के द्वारा तैयार किया गया एक बेहतरीन नमूना है प्राचीन भारत का। तो उसी तरीके से अगर हम देखें तो 18वीं शताब्दी तक भी ये तकनीक इजाद की गई थी, जिसके विषय में यूरोपियन जो वर्ल्ड है, जो यूरोपीय विश्व है वो नहीं जानता है, और इसका उपयोग बड़े पैमाने पे वो भारत के बने हुए जो स्टील है वो अपने यहाँ तलवारों को बनाने में कर रहा है। तो ये उद्योग भी भारत में एक समृद्धशाली परिस्थिति में दिखाई देता था। इसके अलावा जो जहाज रानी उद्योग है, यानी जहाज बनाने का उद्योग, वो भी भारत में 18वीं शताब्दी में एक सबसे महत्वपूर्ण उद्योगों में से एक था। और बड़े पैमाने पे अगर हम देखें तो ये जो अलग अलग भारत के जो बंदरगाह वाले क्षेत्र है वहां पे इस तरह के उद्योग फल फूल रहे थे, जिसमें सूरत है, बॉम्बे है, कलकत्ता है, वहां पे बड़े पैमाने पे इस तरह के जो कुशल कारीगर थे, जो भारतीय शिल्पी थे, वो काम कर रहे थे। और ये जहाज अपनी गुणवत्ता के लिए और साथ ही साथ समुद्र में अपने मजबूती के लिए भी जाने जाते थे, जिनका बड़े पैमाने पे उपयोग भारतीय व्यापारी कर रहे हैं। और भारतीय व्यापारियों के अलावा यूरोपीय जो व्यापारी हैं, यूरोपीय जो नौसेनाएं हैं अलग अलग देशों की, वो भी इसको करेगी। अगर हम देखें तो प्राचीन भारत से ही भारत में बड़े पैमाने पे जो नौसेनाएं हैं वो इस तरह के जहाजों का उपयोग करती आ रही हैं, चाहे मुगल काल हो, चाहे अगर हम देखें मध्यकाल से पूर्व का जो प्राचीन भारत रहा है, वहां भी इस तरह के हमें तमाम उदाहरण मिलते हैं जो भारत के कुशल जहाज रानी, श्रमिक और उद्योगों में काम करने वाले लोगों की कुशलता को दिखाते हैं, जो पूर्णतः भारतीय जो नाविक तकनीक है उस तकनीक का एक बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है, जिसको अलग अलग समय में अलग अलग शासकों के द्वारा न केवल समर्थन दिया गया, बल्कि अगर हम देखें तो भारत का जो विदेशी व्यापार है उस विदेशी व्यापार को बढ़ाने में भी जो भारतीय जहाज रानी उद्योग या शिपिंग इंडस्ट्री है उसका एक अपना योगदान हमें दिखाई देता है। इसके अलावा अलग अलग तरह के जो शिल्पी हैं, जो अलग अलग तरह के कारीगरी से जुड़े हुए हैं, वो भी भारत में एक अपनी कुशल कारीगरी के लिए जाने जाते थे। 18वीं शताब्दी तक इस तरह से बहुत सारे शिल्पियों का वर्ग हमें दिखाई देगा जो अलग अलग किस्म के वस्तुओं का निर्माण कर रहे थे और जिनका निर्यात भारत करता था। अगर हम देखें तो अलग अलग किस्म के बर्तन बनाने वाले लोग, इसके अलावा हाथी दांत के ऊपर डिजाइन या अलग अलग किस्म की कलाकृतियां बनाने वाले, इसके साथ ही साथ लकड़ी का काम करने वाले, इसके साथ ही साथ अगर हम देखें तो जो अलग अलग बहुमूल्य पत्थर हैं
धातुएं हैं, उन धातुओं के ऊपर काम करने वाले ऐसे भारतीय कारीगर, भारतीय हस्तशिल्पी वो हमें दिखते हैं, जिनके बेहतरीन कला का प्रदर्शन ही था कि उनकी बनाई गई कलाकृतियों की मांग पूरे यूरोप में ही नहीं बल्कि विश्व के हर एक कोने में थी, और भारत एक इसका सबसे बड़ा निर्यातक था। इसलिए भारत एक समृद्धशाली परिस्थिति में हमें दिखाई पड़ता था, और इनकी अलग अलग श्रेणियां काम करती थी, जिनको गिल्ड कहें अंग्रेजी में, और हिंदी में श्रेणियां, जो अपने यहाँ इस तरह के कारीगरों के समूहों का न केवल देखभाल कर रही थी बल्कि उनके उन व्यापारिक लाभ का हिस्सा उनसे शेयर करती थी, साझा करती थी, उनको देती थी, जिससे उनकी परिस्थिति जो है एक समृद्धशाली परिस्थिति के तौर पे दिखाई पड़ती है। और साथ ही साथ उनको एक तरीके से प्रशिक्षण देने, उनको समर्थन देने, और साथ ही उनको आगे ले जाने में उनके जो कौशल हैं उन कौशलों को विकास करने में इस तरह की जो श्रेणियां हैं वो काम में आ रही थी। इस तरह से अगर हम देखें तो हर एक क्षेत्र में भारत के बड़े भूभाग पे इस तरह के तमाम जो शिल्पियों का समूह है वो काम करता हुआ दिखाई देगा, जिनके उत्पाद जो है वो स्थानीय स्तर के होते थे, और वो उत्पाद न केवल जमीनी रास्तों से बल्कि अगर हम देखें तो समुद्री रास्तों से भारत के बाहर व्यापार के लिए जाते थे। तो भारतीय जो कला और हस्तशिल्प उद्योग था उसका भी एक बहुत ही समृद्ध स्थिति थी, जबकि भारत में अंग्रेजी शासन या ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हो रहा है। अगर हम इस समय देखें तो ऐसे कई सारे जो क्षेत्र जो भारतीय अर्थव्यवस्था का मुख्य हिस्सा थे, चाहे वो शहरी क्षेत्र हो चाहे वो ग्रामीण क्षेत्र हो, वो अपने एक तरीके से अगर हम देखें तो समृद्ध अवस्था में दिखाई पड़ते हैं। मुख्य तौर पे अगर हम ग्रामीण परिवेश को इसके लिए देखने की कोशिश करें तो वो एक तरीके से वहाँ की जो अर्थव्यवस्था थी, एक तो अर्थव्यवस्था स्थानीय स्तर की अर्थव्यवस्था थी, और दूसरे जो है अगर हम देखें जो एक जो अर्थव्यवस्था है वो केंद्रीकृत न होके एक एक डिसेंट्रलाइज व्यवस्था के तौर पे दिखती है, जिसकी वजह से भारत के अलग अलग हिस्सों में बड़े पैमाने पे लोग इससे जुड़े हुए हैं। अलग अलग किस्म के जो फसल हैं भारत उनको उगा रहा था, और मुख्य तौर पे भारतीय जो कृषिगत अर्थव्यवस्था थी उसमें केवल खाद्यान्न फसलें ही नहीं उगाई जा रही हैं बल्कि ऐसी भी फसलें उगाई जाती थी जो बाजार की मांगों को या उद्योगों की मांग की पूर्ति कर सकें। जैसे अगर हम देखें कि जो गन्ना का उत्पादन है वो भारत बहुत पहले से करता आ रहा है, उसी तरीके से अलग अलग जो खेती फसलों में जो बीज बनते हैं वो ऐसे जो है तैलीय बीजों का उत्पादन भारत कर रहा था, जिनसे तेल निकाला जाता था। कपड़ों को रंगने के लिए भारत के किसान सिंधु घाटी सभ्यता से ही इसका हमें प्रमाण मिलता है कि वो नील की खेती करते थे, जिससे कि कपड़ों को रंगा जा सके। तो अगर हम देखें तो भारत में जो ग्रामीण अर्थव्यवस्था है वो अर्थव्यवस्था केवल लोगों को एक अवसर नहीं दे रही बल्कि उनको रोजगार दे रही थी, और इस तरह से वो एक समृद्धशाली अवस्था में दिखाई पड़ रही है। और इसलिए इस अर्थव्यवस्था को एक तरीके से हम देखें तो परस्पर निर्भर और आत्मनिर्भर अर्थव्यवस्था के तौर पे देखा गया, जिसमें जहाँ पे अलग अलग किस्म के जो लोग हैं वो काम कर रहे हैं, अलग अलग तरह के कुशलता वाले जो श्रमिक हैं उनसे जुड़े हुए हैं, चाहे वो अगर हम देखें कृषि का क्षेत्र हो या और दूसरे कृषि से जुड़े हुए जो व्यापारिक कार्य हैं वो इस समय जो भारतीय अर्थव्यवस्था का एक मुख्य हिस्सा बने हुए हैं। इस तरह से अगर हम देखें तो भारत में केवल यही नहीं है, अगर भारत में हम देखें तो बैंकिंग और जो वित्त है उसका भी एक पूरा हमें व्यवस्था दिखाई पड़ता है, और भारतीय व्यापारी जो थे बड़े बड़े बैंकर थे उनका अब व्यापार केवल भारत में ही नहीं बल्कि भारत के बाहर भी चल रहा है, और इस तरह के तमाम जो व्यवस्थाएं थी वो विकसित हुई थी, जिनमें से अगर हम देखें परंपरागत रूप से हुंडी सिस्टम काफी प्रचलन में था, जिससे आप एक तरीके से समझे चेक की तरह, जिसमें कागज पे लिखी हुई जो रकम है उसको आप कहीं भी भुना सकते हैं। यानी भारतीय व्यापारियों का जो एक तरीके से संपर्क केवल भारत में नहीं, भारत के अलग अलग हिस्सों में नहीं बल्कि विश्व के अलग अलग हिस्सों में है, और उनके उन जगहों पे जाके यदि आप वो हुंडी देते थे तो उसके एवज में आपको पैसा वहां से मिल जाता था। तो एक तरीके से अगर हम देखें तो ये एक क्रेडिट की तरह काम करने वाली
जो मौद्रिक व्यवस्था है वो हमें दिखाई पड़ती है, जिसमें मुद्राएं प्राप्त भी की जाती है और धन जो है वो भेजा भी जाता है एक से दूसरे जगह तक। और ये प्रॉमिस के यानी कि वचन के ऊपर काम करते हैं। जैसे आज भी हम भारतीय जो नोट है, अगर हम उन नोट पे देखें तो उसमें आरबीआई के गवर्नर के द्वारा लिखा गया वचन ही है जो आपको उतने मूल्य के बराबर की क्रय शक्ति प्रदान करता है। ठीक उसी तरह से हुंडी भी एक तरीके से बड़े बैंकरों के द्वारा प्रदान की जाने वाले एक कागज की, अगर हम कहें, टुकड़ा होता था, जिसमें कि उतने धन के बराबर की जो जानकारी थी वो दी होती थी और उसको आप कहीं से भी प्राप्त कर सकते थे, उनके अपने एक्सचेंज जो बैंक थे। तो इस तरह से बड़े पैमाने पे अगर हम देखें, मुर्शिदाबाद, पटना, अहमदाबाद या मुस्लिमपट्टनम और जो दूसरे क्षेत्र थे वहाँ पे जो वाणिज्यिक और औद्योगिक क्षेत्र के तौर पे बहुत ही ज़्यादा प्रभावकारी थे, जहाँ भारतीय व्यापारी और जो भारतीय शिल्पी और जो भारतीय कला को संरक्षण देने वाला एक समुदाय था वो रह रहा है और इसका उपयोग करता हुआ दिखाई देगा। इस तरह से अगर हम देखें, जो भारत की अर्थव्यवस्था है या भारत के उद्योग, वो अपने आप में एक समृद्धशाली परिस्थिति में थी, जबकि भारत में अंग्रेजी शासन की स्थापना हो रही है। भारत विश्व स्तर पे अपने व्यापार को बहुत तेजी से बनाए हुए था। भारतीय जो चाहे कपड़ा उद्योग हो, भारतीय हस्तशिल्प उद्योग हो, भारतीय जो है कला उद्योग हो या भारतीय अगर हम देखें जहाजरानी उद्योग हो, उन सबकी समृद्धि दिखाई पड़ती है। और भारत दुनिया का उत्पादक था, न कि उपभोक्ता। ये सबसे महत्वपूर्ण परिवर्तन आया जब भारत में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन होता है, तो एक उत्पादक देश एक उपभोक्तावादी देश में बन जाता है, यानी कि वो बनी हुई वस्तुओं का इस्तेमाल करने वाला देश रह जाता है, केवल वस्तुओं का उत्पादन नहीं करता। ये एक सबसे बड़ा कारण बनता है भारत में विऔद्योगीकरण का, जिसको हम अगले व्याख्यान में देखेंगे, जो इस मॉड्यूल का दूसरा व्याख्यान होगा। आप इसके महत्वपूर्ण बिंदुओं को ध्यान में रखिएगा, कौन कौन से ऐसे उद्योग थे जो भारत में समृद्धशाली परिस्थिति में थे, और अगले व्याख्यान में हम लोग विऔद्योगीकरण पे बात करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।